नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू की क्लास में आज हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनवीएस, जीआईसी एवं एलटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 7, डी 10। तो ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा को 7 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 7 वर्ग हैं? पहला वर्ग है कॉपीराइट, दूसरा है ट्रेडमार्क, थर्ड नंबर भौगोलिक संकेतक, फोर्थ नंबर औद्योगिक डिजाइन, अगला पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट्स को रखा गया है। 7 हैं भौगोलिक संकेतक को मिलाकर। तो इस प्रकार से 1 नंबर का सही आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रतिकूल व्यापार शेष में सुधार करने का मौद्रिक उपाय नहीं है? ए विनिमय नियंत्रण, बी अवमूल्यन, सी आयात प्रतिबंध, डी ए तथा बी। तो प्रतिकूल व्यापार शेष सुधारने के लिए मौद्रिक उपाय नहीं है। विनिमय नियंत्रण मौद्रिक है, अवमूल्यन भी मौद्रिक है। तो आयात प्रतिबंध जो है मौद्रिक उपाय नहीं होगा, यह अमौद्रिक होगा। इसके अलावा आयात प्रतिबंध के अलावा अधिक निर्यात, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन एवं औद्योगिक नीति का उदारीकरण आयात प्रतिबंध के अमौद्रिक उपाय के अंतर्गत रखे जाते हैं। मौद्रिक उपाय के अंतर्गत विदेशी ऋण, अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण, ब्याज दर में परिवर्तन, करेंसी संकुचन, IMF या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण और विनिमय नियंत्रण को किसमें प्रतिकूल व्यापार से सुधार के मौद्रिक उपाय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा अन्य उपाय के अंतर्गत मितव्ययिता, दूतावासों पर कम खर्च और प्राथमिकताओं के समझौते के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन, रंगराजन समिति का संबंध था। ए भुगतान संतुलन घाटा की समस्या, बी रुपये का अवमूल्यन, सी कर संशोधन, डी कृषि मूल्य नीति। तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन घाटा की समस्या से था। 3 का ए सही है। 4 वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है। ए बैंक के पास कम नकदी, बी सरकार को अधिक संसाधनों की प्राप्ति, सी बैंकों की लाभदायकता में कमी और डी उपरोक्त सभी। तो वैधानिक तरलता अनुपात जब बढ़ेगा तो ये सभी प्राप्त होंगे। बैंकों के पास नकदी में कमी आएगी, सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति होगी और बैंकों की लाभदायकता में कमी आएगी। 4 डी सही हो जाएगा। 5 2022-23 में राजकोषीय घाटे का 2025-26 तक का क्या लक्ष्य घोषित किया गया है? मतलब 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को घटाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 4.5% या 4.5% रखा गया है लक्ष्य।
अगला 6 नंबर क्वेश्चन, बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान व्यक्त किया गया है? तो बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जो है 6.4 रखा गया है राजकोषीय घाटे का। फिजिकल डिफिसिट का लक्ष्य जो है 2022-23 में 4.6, रेवेन्यू डिफिसिट राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.1, फिजिकल डिफिसिट 6.4, राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट 4.1, प्रभावी इफेक्टिव डिफिसिट 1.7 और प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट का लक्ष्य जो है 2.3 रखा गया। तो सबसे अधिक जो है घाटा कौन सा है? फिजिकल डिफिसिट या कह सकते हैं राजकोषीय घाटा, और सबसे कम इफेक्टिव डिफिसिट या इसको प्रभावी घाटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 2022-23 में कुल कितने लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है? 34.83 लाख करोड़, 37.70 लाख करोड़, 22.48 लाख करोड़, 39.45 लाख करोड़। तो 39.45 लाख करोड़ खर्च का अनुमान किया गया है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, FRBM एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? तो FRBM एक्ट 2003 में पारित किया गया और 2004 में FRBM एक्ट को लागू किया गया। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पारित कब किया गया है और लागू कब किया गया है। तो 2003 में पारित किया गया है FRBM एक्ट और 2004 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, सरकार के कुल खर्च में निम्न में से कौन सा मद राजस्व खर्च नहीं है? ब्याज, राज्यों का अनुदान, सब्सिडी, ऋण भुगतान। तो ऋण भुगतान जो है सरकार के खर्च में राजस्व खर्च के अंतर्गत नहीं आता है, पूंजी खर्च के अंतर्गत आता है ऋण भुगतान। अगला 10 नंबर, सरकार की कुल प्राप्तियों में निम्न में से क्या पूंजीगत प्राप्ति है? ए, पूंजीगत प्राप्ति है नहीं, लेकिन इसमें पूछ रहा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। तो इसमें ए ऋण, बी विनिवेश, सी कर ऋण वसूली। तो कर पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, कर क्या है? राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है। अगला 10 नंबर, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं? ए वेणुगोपाल रेड्डी, बी सी रंगराजन, सी बिमल जालान, डी रघुराम राजन। तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक बिमल जालान हैं। 11 सी सही है। 12 भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी परिसंपत्ति में वृद्धि का अर्थ है? M1 में गिरावट, M में गिरावट, ब्याज दर में वृद्धि, प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। तो RBI के पास विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि का अर्थ है प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। 12 डी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, देश का केंद्रीय बैंक ऋण देता है? तो देश का केंद्रीय बैंक देश की जनता को तो केंद्रीय बैंक ऋण नहीं देता है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों को भी नहीं देता है। वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है केंद्रीय बैंक। 13 सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बैंक साख का सृजन करते हैं? बैंक साख का सृजन कौन से बैंक करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। तो साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाता है और साख नियंत्रण का कार्य RBI द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंक के कार्यों में धन जमा करना, जो 3 खातों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक धन जमा करती है, चालू खाता, बचत खाता और सावधि जमा खाता, ऋण देना और साख सृजन का कार्य
वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य है? शाख सृजन वाणिज्यिक बैंक प्राथमिक जमा के आधार पर करती हैं। और शाख नियंत्रण का कार्य किसका है? वह आरबीआई का कार्य है। अगला, निम्न में से भारत में व्यापारिक बैंकों के दायित्व में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन है? मांग जमाएं, सावधि जमाएं, अंतरबैंक जमाएं, अन्य जमाएं। तो सावधि जमाएं हैं। 15, 20 सही हो जाएगा। 16, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देते हैं उसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर दीर्घकालीन होती है, रेपो दर हो जाएगा। 16, 20 सही है। 17, एम वी बराबर पी टी में वी तथा एम बराबर के पी टी में के। एम वी बराबर पी टी में वी तथा एम बराबर के पी टी में के समान हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। तो एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। 17, डी से हो जाएगा। 18, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह नियम कहलाता है गोसेन का फर्स्ट नियम, कीन्स का नियम, ग्रेसम का नियम, कोई नहीं। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह ग्रेसम का नियम है। 18 सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक शेष प्रभाव दिया था जो टॉबिन ने, एसी पिगू ने, मार्शल ने, मायर ने। तो वास्तविक शेष प्रभाव एसी पिगू द्वारा दिया गया था। 19 सी सही हो जाएगा। 20, मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस पुस्तक के लेखक हैं? तो मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस पुस्तक के लेखक एम फ्रीडमैन हैं। 20 सी सही है। 21, मार्शल अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक थे? कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष, तो मार्शल थे। कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक मार्शल जी थे। 21 ए सही हो जाएगा। 22, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है? भूमिका समाजीकरण, प्रतिगामी कर, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी नीति में सुधार। तो 22 भूमिका सामाजिकरण इसमें सही होगा। भूमिका सामाजिकरण ए ऑप्शन में है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, उपभोग पर रैचेट प्रभाव के प्रेक्षक हैं? तो रैचेट प्रभाव का प्रतिपादन ड्यूजनबरी द्वारा दिया गया था। 23 ए सही हो जाएगा। ड्यूजनबरी ने सापेक्ष आय परिकल्पना में एपीसी दीर्घकाल में स्थिर होती है, ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण बताए थे। एक तो प्रदर्शन प्रभाव बताया था रैचेट ने, और दूसरा रैचेट प्रभाव की व्याख्या की थी। तो ये पूछा जाता है दोनों के प्रदर्शन प्रभाव किसने दिया था और रैचेट प्रभाव किसने दिया था। रैचेट प्रभाव तो क्वेश्चन में पूछा ही गया है, और प्रदर्शन प्रभाव इसके अलावा भी पूछा जाता है। क्या है प्रदर्शन प्रभाव और रैचेट प्रभाव? व्यक्ति अपने पड़ोसी या समाज के अन्य व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को कॉपी करना चाहता है। अगर वह ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा है, तो वह उस रहन सहन को ऊंचा करने की कोशिश करेगा, भले ही उसकी आय एवं ज़रूरतें कम हों। अर्थात कह सकते हैं हाई सोसाइटी में अगर व्यक्ति है तो वह हाई सोसाइटी के रहन सहन के स्तर को अपनाएगा, और इनकम भले ही इसकी कम हो। इसी को क्या कहते हैं? प्रदर्शन प्रभाव। अर्थात व्यक्ति अपने पड़ोसी को देखकर अपने रहन सहन के स्तर में जब परिवर्तन करता है तो उससे क्या कहा गया है? प्रदर्शन प्रभाव कहा गया है। रैचेट प्रभाव किसे कहते हैं? ड्यूजनबरी द्वारा दिया गया प्रभाव है जब लोगों की कुल आय बढ़ती है तो उनका कुल उपभोग व्यय भी बढ़ता है, लेकिन ठीक इसके उलट जब लोगों की आय घटती है तो लोगों का कुल उपभोग व्यय उस अनुपात में नहीं घटता जिस अनुपात में उनकी आय बढ़ी थी। यानी आय बढ़ने पर क्या होता है? कुल उपभोग व्यय में कमी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उच्च जीवन स्तर जीने के आदी हो चुके होते हैं, और जब आय घटती है तो पुराने उपभोग स्तर को कम नहीं कर पाते हैं और अपनी आय का ज़्यादा भाग खर्च करके उस पुराने स्तर को बनाए रखना चाहते हैं। इसी को क्या कहा गया है? रैचेट प्रभाव कहा गया है। जब व्यक्ति अपने पुराने स्तर पर बना रहे तो इसी को क्या कहा गया? रैचेट प्रभाव। और किसने दिया था? ड्यूजनबरी द्वारा दिया गया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न उपभोग
निम्न चित्र में उपभोग की किस परिकल्पना को दिखाया गया है? तो इसमें उपभोग की जीवन चक्र परिकल्पना को दिखाया गया है, जिसके प्रतिपादक मोदिग्लियानी हैं। इसमें उपभोग में एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर उपभोग की मात्रा को दिखाया गया है। मोदिग्लियानी क्या करते हैं कि बचत और वित्तीय बाजार के ऊपर उनके विश्लेषण का एक भाग की बात करते हैं और वित्तीय बाजार और बचत में समय के अनुसार क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में बताते हैं। इस आरेख में एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर उपभोग को दिखाया गया है। अगर सी, जी और बी की बात की जाए, सी, जी और बी ये वाला जो भाग है, इसमें व्यक्ति के जीवन की वह अवस्था व्यक्त की गई है जहां इन्वेस्टमेंट करता है व्यक्ति, यानी आय की अपेक्षा उपभोग अधिक करता है। यह उपभोग वह अपने माता पिता, बैंक, लोन उधार लेकर करता है। यह व्यक्ति का क्या है? युवा चरण है। सी, बी, जी और बी और एस की अगर बात की जाए तो बी और एस ये वाला भाग क्या है? यह व्यक्ति का कार्यशील अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति उपभोग से अधिक आय कमाता है और बचत करता है। शुरुआत में तेजी से बचत करता है और एक अवस्था में बचत अपने उच्चतम स्तर इसको कह सकते हैं एच पर पहुंच जाती है। और जैसे जैसे व्यक्ति सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ता जाता है, बचत का स्तर कम होता चला जाता है। जैसे जैसे सी की तरफ बढ़ेगा व्यक्ति, बचत का स्तर कम होता चला जाएगा। और अगर एस, सी और वाई की बात की जाए तो एस और सी वाई यह कार्यशील जीवन की बचत होती है जो बाद में कार्य करती है। इसे बचाकर रखता है व्यक्ति जो रिटायरमेंट के समय कार्य करता है। और ये रेखा सीसी रेखा जो है वह उपभोग रेखा को बताती है, जो बताती है कि एक व्यक्ति अपने स्तर में, उपभोग के स्तर में कैसे परिवर्तन कर रहा है, उपभोग में वृद्धि करता है। जीवन के शुरुआती सालों में उपभोग में कम वृद्धि तथा अंतिम सालों में उपभोग में अधिक वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से यह मोदिग्लियानी द्वारा दिया गया जीवन चक्र परिकल्पना का आरेख है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, शुम्पीटर के अनुसार व्यापार चक्र की अवस्थाएं होती हैं। तो शुम्पीटर के अनुसार व्यापार चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3, 5, 2, 4। तो शुम्पीटर के अनुसार व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का डी। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया जो अर्थशास्त्र विषय के टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए।